नमस्कार साथियों। आज हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के ऑथर जेन ऑस्टन के बारे में जानेंगे। जेन ऑस्टन एक बहुत ही अच्छी लेखिका थी। उन्होंने काफ़ी अच्छे लेख लिखे हैं, काफ़ी फिक्शन वगैरह लिखे हैं। हम उनके ही जीवन के बारे में कुछ चीज़ों को जानेंगे जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जेन ऑस्टन का जन्म 1775 में हुआ था एंड सी वॉज डाइड इन 1817। उनकी मृत्यु 1817 में हुई थी। जेन ऑस्टिन वाज ए इंग्लिश नोवेलिस्ट। जेन ऑस्टिन का जन्म स्टीवेंसन रेक्टोरी हैम्पशायर में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। सी वॉज द सेवेंथ चाइल्ड ऑफ रेवरेंड जॉर्ज ऑस्टिन। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कि जेन ऑस्टिन का जन्म स्टीवेंटन रेक्टोरी हैम्पशायर इंग्लैंड में हुआ था 1775 में। और इसके अलावा भी सी वॉज द सेवेंथ चाइल्ड ऑफ रिवरेंड जॉर्ज ऑस्टिन। ये अपने माता पिता की 7वीं संतान थी, सेवेंथ। और इनके पिताजी का नाम था रिवरेंड जॉर्ज ऑस्टिन। ये हो सकता है कि एग्जाम में आपको मिल जाए। इनकी मम्मी का नाम था कैसेंड्रा ले, कैसेंड्रा, ठीक है। तो इनकी माँ का नाम था कैसेंड्रा। ऑस्टिन एंड हर ओल्डर सिस्टर कैसेंड्रा वर सेंट टू द बोर्डिंग स्कूल ड्यूरिंग जेन प्री एडोलसेंस। तो एक चीज और आपको ध्यान देने वाली बात है कि जेन ऑस्टिन की माँ का नाम कैसेंड्रा था और उसकी ओल्डर सिस्टर का नाम भी कैसेंड्रा ही था, ठीक। तो इतना भी याद रखना है कि अगर माँ का नाम भी पूछा जाए तो भी कैसेंड्रा है और उसकी एल्डर सिस्टर का नाम भी है तो भी कैसेंड्रा है। तो कैसेंड्रा और ऑस्टिन को दोनों को एक साथ उनके जेन के प्री एडोलसेंस पीरियड के समय उन्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑस्टिन एंड हर सिस्टर कॉच टाइफस। तो इस समय जब वो क्या है बोर्डिंग स्कूल में थी तो उस समय टाइफस नामक बीमारी से वो पीड़ित हुई। एंड ऑस्टिन नियरली स्क्रम्बिंग टू दिस इलनेस। और ऑस्टिन इस इलनेस से पीड़ित रही। आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन कट शॉर्ट बाय द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो कुछ समय के बाद उनके परिवार पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हुआ, यानी कि पारिवारिक आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इस कारण से दे रिटर्न होम एंड लिव्ड विथ द फैमिली। और वे इस कारण से वहां से लौटकर कहाँ पे आकर रहने लगे, अपने परिवार के साथ रहने लगे, ठीक है। हाँ, फ्रॉम द पीरियड दिस पीरियड ऑस्टिन वाज लार्जली सेल्फ एजुकेटेड। इस समय जब वो स्कूल से लौटकर अपने घर आ गई तो उस समय क्या है वो खुद सेल्फ एजुकेटेड हो रही। सेल्फ एजुकेटेड का मतलब होता है वो खुद पढ़ने लिखने लगी, किताबों को खुद से पढ़ना, उनको समझना, ये सारी चीजें थी। शी हैड एक्सेस टू द फादर लार्ज लाइब्रेरी एंड लर्न्स वॉट एवर शी कुड फाइंड फ्रॉम हर फादर एंड ब्रदर। तो उसके बाद उसके पिताजी की जो लाइब्रेरी थी, जैसे कि इसमें बताया लार्ज लाइब्रेरी थी, तो लार्ज लाइब्रेरी में वो अंदर प्रवेश करने लगी और उसमें क्या है जितनी भी किताबें थी उन सभी किताबों से पढ़ने लगी। और जो उनके पिता ने, जो उनके ब्रदर ने उन्हें पढ़ाया या बताया, उनको उन्होंने क्या है अच्छी तरीके से समझा, पढ़ा। Theatricals also constitutes a part of Austen's educations. From the age of 13, Austen family and a close friend staged a series of plays. तो जब इनकी उम्र मात्र कितनी थी, 13 एज, जब क्या है ओनली 13 ईयर ओल्ड थी, तब उनके परिवार और उनके खास दोस्त जो थे वो उस समय क्या है नाटकों की सीरीज में, उस समय नाटक हुआ करते थे, उन नाटकों की सीरीज में उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग रिचर्ड सेरिजन। उनका पहला नाटक अगर कहे जाए तो उनके परिवार से द राइवल। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हम इस द राइवल शब्द को ध्यान रखें कि उनके परिवार से भाग लेने वाला द राइवल। एंड डेविड ग्रिक का बॉन्टॉन
बॉन्टॉम नामक क्या है जो लेख था, वो भी नाटक था, वो भी उस समय उन्होंने क्या है काफ़ी सारा लिखा और उसमें काम किया। इट वॉज अराउंड 1787, ये करीबन 1787 का समय था जब ऑस्टन ने अपनी पोएम्स और स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया। शी रॉट अ डार्क हिस्टैरिकल कॉमेडी लव एंड फ्रेंडशिप, उन्होंने सबसे पहले हिस्टैरिकल कॉमेडी लिखी जिसका नाम था लव एंड फ्रेंडशिप, विच ए पेरियोडिक रोमांटिक फिक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये दूसरा इनका क्या है लेख है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, जो कि एक हिस्टोरिकल राइटिंग थी। ऑस्टन ऑल्सो स्टार्टेड writing some of the future major works, the first called Eleanor and the Marianne। तो उन्होंने सबसे पहले एक फ्यूचरिस्टिक वर्क कार्य किया जिसका नाम था एलेनोर एंड मैरिने। इसको पहला माना जाता है, लेकिन सही साहित्य की स्थिति में इसको हम क्या है नहीं मानते। अनदर स्टोरी टोल्ड एज द सीरीज ऑफ लेटर, जो लेटर्स के सीरीज थी। सीरीज के लेटर का मतलब होता है पत्रों के माध्यम से एक कहानी उस जमाने में प्रकाशित होती थी, अखबार में एक एक पत्र के माध्यम से प्रकाशित होने वाली कहानी थी। उस कहानी का नाम था सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी को ही हम उनकी पहले नोवेल या पहले फिक्शन के रूप में मानते हैं। तो सबसे पहले उनकी सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो फिक्शन था वो प्रकाशित हुआ, जो कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स के रूप में प्रकाशित हुआ। इन 1795 ऑस्टन मीट टॉम लेफ्रॉय। तो उनकी मुलाकात 1795 में 1795 में उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम था टॉम लेफ्रॉय, द नेफ्यू ऑफ देयर नेबर्स एट द स्टीवेंटन। स्टीवेंटन स्थान का नाम है, वहां पर उनके जो नेबर थे उस नेबर का नेफ्यू था, भतीजा था, उससे उनकी मुलाकात हुई। अकॉर्डिंग टू हर लेटर्स टू कैसेंड्रा, और जेन ऑस्टन के पत्र जो उन्होंने कैसेंड्रा अपनी सिस्टर के लिए लिखे थे, उन पत्रों के अनुसार ऑस्टन स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, तो ऑस्टन अपने बॉयफ्रेंड टॉम लेफ्रो के साथ काफी समय व्यतीत किया करती थी। टॉम लेफ्रो हैव डेड हैड रोमांटिक फीलिंग फॉर हिम, टॉम लेफ्रो की भी क्या है रोमांटिक फीलिंग थी, किसके प्रति, जेन ऑस्टन के प्रति, लेकिन उन दोनों की शादी ना हो सकी। कुछ कारण रहे होंगे, उनके परिवार से, उनकी फैमिली के जो भी कारण रहे हों, उनकी शादी नहीं हो पाई। आफ्टर हर ब्रीफ रोमांस विथ लेफ्रो, ऑस्टन बिगन वर्क ऑन सेकंड नोवेल कॉल्ड फर्स्ट इम्प्रेशन। तो लॉफ्रे से उनकी क्या है संबंध टूटने के बाद उन्होंने दूसरे अपने नोवेल पे कार्य करना शुरू किया जिसका नाम था फर्स्ट इम्प्रेशन। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हो सकता है, क्योंकि हमारा जो नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, इसका पहला नाम क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशंस विच वुड लेटर बिकेम प्राइड एंड प्रेजुडाइस। फर्स्ट इंप्रेशन उन्होंने क्या है जो नोवेल लिखा उसका बाद में नाम प्राइड एंड प्रेजुडाइस कर दिया। इन 1801 रेव ऑस्टन रिटायर्ड एंड फैमिली मूव टू बैथ। फिर उसके बाद 1801 में रेव ऑस्टन रिटायर हो गए और उनके परिवार का समस्या में आ गया। प्रोबेबली so that still unmarried Jane and Cassandra might have a better chance of meeting marriageable men। तो शायद इसीलिए उन्हें लगा कि जेन ऑस्टन और कैसेंड्रा को एक शादी के लिए एक सही व्यक्ति की तलाश थी उस समय। आफ्टर हर फादर्स डेथ इन 1805 फैमिली मूव टू द साउथ हैम्पटन एंड इन 1809 her wealthy brother Edward was able to install Jane। तो उनके पिताजी की मृत्यु कब हो गई, 1805 में हो गई, और उसके बाद उनका परिवार कहाँ पे आ गया, साउथहैम्पटन नामक स्थान पे आ गया। साउथहैम्पटन जो 1809 में उनके जो एक वेल्थी ब्रदर था एडवर्ड, उन्होंने क्या है इनको सपोर्ट किया और
इनको एक अच्छे सुंदर कॉटेज में अपने साथ हैम्पशायर ले गए। ओके, लेकिन यहां पर ही खत्म नहीं। इन द 7.5 ईयर दैट सी लिव्ड इन द कॉटेज, तो जब कॉटेज में रह रही थी उस समय क्या है, 7.5 साल हुए। 7.5 साल के समय ऑस्टन रिवाइज्ड सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ऑस्टन ने फिर से अपने सेंस एंड सेंसिबिलिटी को अच्छी तरह से प्रकाशित किया और प्रेसिडेंट प्रेजुडाइस को प्रकाशित किया। ठीक है, एम्बार्किंग इन द पीरियड ऑफ इंसेंस प्रोडक्टिविटी, मैंसफील्ड पार्क अपीयर्ड इन 1814। तो जब सेंस एंड सेंसिबिलिटी और प्राइड एंड प्रेजुडाइस ये दोनों ही अच्छे सफलतम नोबल हो गए, तो उन्होंने फिर इसके बाद तीसरा अपना नोबल निकाला जिसका नाम था मैंसफील्ड पार्क, जो कि 1814 में आया। फिर इसके बाद एमा, उन्होंने क्या है 1816 में लिखा। नन ऑफ द बुक पब्लिश्ड इन ऑस्टन लाइफ टाइम, फिर उसके बाद इन 4 कृतियों के बाद उनके जीवन में कोई भी दूसरी कृति उनके सामने नहीं प्रकाशित हो सकी। दे वर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिटन बाय ए लेडी, तो हमेशा जो भी उसके बाद उनके प्रकाशित हुए वो सभी बाय ए लेडी के नाम से प्रकाशित हुए। इन हर लेट ईयर्स ऑस्टन कॉन्ट्रैक्ट एडिशंस डिजीजेस, अ ट्यूबरक्यूलर डिसीज ऑफ किडनी, आखिर के समय में ऑस्टन एक बीमारी से पीड़ित हो गई, उनकी किडनी के अंदर ट्यूबरकुलर नामक बीमारी हो गई। डिस्पाइट हर इलनेस ऑस्टन कंटिन्यूड टू वर्क ऑन हर राइटिंग, इतनी बीमारी होने के बावजूद भी ऑस्टन अपने लेखन कार्य में लगातार लगी रही, रुकी नहीं। रिवाइजिंग द एंडिंग ऑफ द एलियट्स, फिर उसके बाद उन्होंने क्या है एलियट्स नामक क्या है अपने नोवेल के बारे में लिखते रहे, जो बाद में पर्सुएशन के नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग वर्क ऑन द सेडिटन उन्होंने क्या है एक वर्क शुरुआत कर दिया, एक और नोवेल। शी डाइड ऑन 8 जुलाई 1817, लिविंग सेडिशन अनफिनिश्ड एंड एज बरीड एट द सिटी ऑफ द फेमस कैथेड्रल, तो फेमस कैथेड्रल में उनकी मृत्यु हो गई और उनको वहीं पे दफनाया गया। तो एक नज़र हम इनके वर्क्स पे डाल लेते हैं। तो उन्होंने क्या है जितने भी नोवेल लिखे हैं, सबसे पहला है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, कब है 1811 में। भाई इनकी डेट ईयर याद रखिए, क्योंकि ईयर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये वाला नोवेल कौन सी ईयर में प्रकाशित हुआ, तो हम उस ईयर को याद रखें। सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में, प्राइड एंड प्रेजुडाइस 1813 में, मैंसफील्ड पार्क 1814 में, एमा 1815 में। याद रखिए ये 4 जो नोवेल हैं ये उनके समय ही प्रकाशित हो गए थे। फिर उसके बाद नॉर्थ एंगर एबे 1818 में, पॉस्थुमियस का मतलब होता है आफ्टर डेथ, तो उनकी डेथ के बाद जो प्रकाशित हुए हैं उनके सामने पॉस्थुमियस लगा है। ठीक है, नॉर्थ एंगर एबे 1818 में, पर्सुएशंस 1818 में, ये भी पोस्टमस है यानी कि आफ्टर डेथ। ठीक है, उनके 2 नोवेल अधूरे रह गए जिसमें से वाटसन्स 1804 में उन्होंने जो लिखा था वो, और शेरिटन्स 1817 में लिखा था। ये इनके क्या है जानकारी है, जेन ऑस्टन के बारे में हमें पता होना चाहिए अगर हम उनके बारे में जानें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम एग्ज़ाम में राइटर के बारे में भी जानना चाहिए और उसके द्वारा लिखे हुए नोवेल फिक्शन के बारे में भी। मैं समझता हूँ आपको अगर मेरी वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आगे और भी वीडियो आपके लिए ज़रूरी वीडियो क्या है डाल सकूँ। धन्यवाद।